बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ऐसा लगता था खामोश हैं, लेकिन अब वो एक्शन में आ गए। दो तीन चीज़ें बहुत उन्होंने क्लियर कर दी हैं। एक तो आर्मी चीफ से उनकी जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हुआ है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने पाकिस्तान की सड़कों पे, चौराहों पे लोगों का नुकसान किया और इस एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाया। शेख रशीद साहब ने आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर हुकूमत पाकिस्तान पाबंदी लगाने वाली है। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी जाए। ये एक सियासी जमात है और ये जमात बनाई थी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम ने। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ये पहली मरतबा मकबूल हुए तब जब मुमताज़ कादरी के नमाज जनाजा के बाद उनके मामलात के ऊपर बातचीत होती रही, तो फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब मंजर आम पे आए और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर आना शुरू हुए और फैज़ाबाद में एक धरना हुआ। उसके बाद ये खासे मकबूल हो गए। इन्होंने जब जमात बनाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तो उस पर इन्होंने जो पहला इलेक्शन लड़ा था वो लड़ा था कुलसूम नवाज़ के ख़िलाफ़। बेगम कुलसूम नवाज़ मरहूमा के ख़िलाफ़ पहला इलेक्शन लड़ा था, जो नवाज शरीफ साहब की अहलिया थी। उनका लंदन में इंतकाल हुआ था और जब उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ दोनों यहाँ पे जेल में थे। पहला इलेक्शन लड़ा था N 120 का और ये ज़िमनी इलेक्शन था। इसमें यास्मीन राशिद थी, बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा थी और एक तरफ खादिम हुसैन रिजवी साहब की जमात थी। तो तीसरे नंबर पे खादिम हुसैन रिजवी साहब की जमात आई थी। पीपल्स पार्टी कहीं बहुत नीचे चली गई थी। पंजाब में जहाँ भी इलेक्शन होता रहा, PMLN और PTI में से कोई भी जीतता, तीसरे नंबर पे अक्सर जो जमात आती रही है वो ये खादिम हुसैन रिजवी साहब मरहूम की जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आती रही है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने अपनी जमात बनाई थी इश्क रसूल के नाम के ऊपर, और जो मजहबी जज्बात के लोग हैं पाकिस्तान में और एक ख़ास फ़िक़ा के लोग हैं, वो सारे इनके साथ जुड़ते चले गए। ये वैसे ही एक सियासी ताकत थी जैसे फजल रहमान साहब की एक सियासी ताकत मौजूद है। वो एक मखसूस फ़िरके को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह खादिम हुसैन रिजवी साहब एक दूसरे मुसलमानों के फ़िरके को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसी जमातें भी हैं जो अहले तशी ने बनाई हैं, तो उनके भी रिप्रेजेंटेशन है। तो मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी अपनी जमातें जो है वो सियासी जमातें जो हैं उनका किसी न किसी फ़िरके के साथ गहरा ताल्लुक़ है। अब ये जो जमात है इसने पहला इलेक्शन भी हारा, उसके बाद 2018 के इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये जमात नून लीग के वोट तोड़ेगी। वो इसलिए कि नून लीग को जो राइट विंग के वोट हैं वो नून लीग को पढ़ते थे और ये वोट का एक बड़ा हिस्सा जो बरेलवी वोट है उसका एक बड़ा हिस्सा तहरीक लब्बैक ले जाएगी। तो नून लीग के वोटों में जो डेंट पड़ेगा उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोटर वोट डाल रहे हैं उनमें ज़्यादा वो हैं जो पहले पीपल्स पार्टी को वोट डालते थे। 2018 के इलेक्शन में ये जमात पंजाब में तो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन सिंध असम्बली की 2 सीटें कराची से इन्होंने जीत ली और वो इनके वाहिद 2 अरकान असम्बली मौजूद हैं। और मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने अपनी तंजीमें बनाना शुरू कर दी। बहुत सारी जगहों पे इनके झंडे नज़र आना शुरू हो गए। बहुत सारी जगहों के ऊपर इन्होंने क्योंकि मदारिस और मसाजिद जो हैं वो इनके साथ नत्थी होते गए, तो तादाद और ताकत बढ़ती चली गई इस ग्रुप की। इस ग्रुप के ऊपर यह भी इल्ज़ाम था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर बना था और इसके ऊपर काजी फ़ायद ईसा साहब ने एक फ़ैसला भी दिया था जिसको बड़ा तनाज़ा बनने की वजह भी कहा जा रहा है। यानी काजी फ़ायद ईसा साहब से जब सवाल किया जाता है मोहतरम जज साहब से कि आपके असासे कैसे बने, तो उसका जवाब ये आता है कि क्योंकि काजी साहब ने एक फ़ैसला दिया हुआ है तहरीक लब्बैक और फैज़ाबाद धरदे के ख़िलाफ़, और उसमें उन्होंने ये इशारा दिया है कि इसके पीछे एजेंसियाँ थीं, लिहाजा इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये उनका एक मौक़िफ़ है, लेकिन सवालों के जवाब जो हैं, जो माली मामलात हैं, उनके जवाब तो देने पड़ेंगे, वो एक अलग बात है। अब इस वक्त जो इनके ऊपर तनकीद हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह ये खुद हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉर्चर किया है पुलिस के ऊपर, लोगों के ऊपर, लोगों की इमलाक के ऊपर। रिक्शों को आग लगाई, गाड़ियों को तोड़ा, गाड़ियों को जलाया, इमलाक को नुकसान पहुँचाया। आज जनरल अस्पताल से डॉक्टर जो हैं वो जाना चाह रहे थे क्योंकि कल सारे ऑपरेशन वहाँ पे मुलतवी हो गए थे, तो डॉक्टर्स और सर्जन जनरल अस्पताल जाना चाह रहे थे। रास्ते में इन्होंने रोका हुआ था। उन्होंने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं, इसके बावजूद इन्होंने नहीं छोड़ा। पुलिस आई, उन्होंने मुदाखलत की
और वहाँ इतनी लड़ाई हुई कि डॉक्टरों ने भागकर अपनी जानें बचाई और पुलिस वाले भी अस्पताल के अंदर छुप गए जाके, और फिर अस्पताल का दरवाज़ा तक तोड़ दिया इन लोगों ने। इतना जोरदार, अस्पतालों के ऊपर तो मैदान जंग भी हो तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता। यानी अगर दो मुल्कों के बीच में भी जंग हो रही है तो अस्पताल को छोड़ दिया जाता है, ऐसे एरियाज को जहाँ मरीज हों उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पाकिस्तान में एक अजीब पोलराइजेशन है, वकला हमला करें तो सीधे जाते हैं दिल के मरीजों के पास, जाके वहाँ अटैक कर देते हैं। ये आशिकाने रसूल हमला करें तो ये जाते हैं सीधा। और मैं आशिकाने रसूल जो कह रहा हूँ वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये वाकई आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल क्या ऐसे होते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुफ़ार की अमानतें पड़ी थीं और उनको फिक्र नहीं थी इस बात की, उनको पता था कि हमारी अमानतें महफूज हैं, हिफाजत के साथ हैं, और इन्होंने मुसलमानों की अमलाक को आग लगा दिया, उनको महफूज नहीं छोड़ा। ये किस तरह का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क कर रहे हैं कि ख़वातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में मना किया है कि रास्ते को मत रोको, ये कोई जहाद नहीं है, लेकिन ये रास्ते रोक रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो अब क्रैकडाउन का फैसला हो गया है, हज़ारों की तादाद में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 40 के करीब पुलिस वाले ज़ख्मी और 2 शहीद हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो एहतजाज करने वाले हैं उनके मुताबिक उनके भी लोग शहीद हुए हैं। और बड़ा पुरतशद्दुद माहौल बना रहा 2 दिन तक, सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार करने की वजह से, जिनके खिलाफ खुद मुकदमात बाज जो हैं मुबैना तौर पे वो इनके अपने लोगों ने करवाया हुआ था। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इस जमात के खिलाफ ये कोई पहला क्रैकडाउन नहीं है, दूसरा है। पहली मरतबा जब इन्होंने क्रैकडाउन किया था तो बहुत सारे लोगों ने स्टाम्प पेपर पे लिख लिख कर जान छुड़ाई थी कि हमारा तहरीक लब्बैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और अब इस तंजीम के ऊपर पाबंदी भी लग रही है। अब जो लोग पकड़े जाएंगे वो भुगतेंगे भी, और उनको बड़े सख्त मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है और हालात उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। बहुत सारी सोशल मीडिया की तस्वीर, वीडियोस और ऐसे मनाजिर इस वक्त मौजूद हैं पुलिस के पास और रियासत के पास, जिसकी बिना के ऊपर हज़ारों गिरफ्तारियां आने वाले वक्त में मज़ीद होने वाली हैं। और उन तस्वीर को पहचान कर उन लोगों को निशाने इबरत बनाने का फैसला किया गया है, क्योंकि रियासत के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया है, रियासती इदारों को और आम लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। यानी ये इश्क नबी में कैसे अंधे हो गए कि इन्होंने गरीब का रिक्शा ही जला दिया, गरीब की रेडी जो है उसको लूट लिया। ऐसा तो नहीं होता, ये तो होना नहीं चाहिए। मैक्रॉन का क्या बिगड़ा जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जानबूझकर गुस्ताखी करवाई थी, उसका क्या बिगड़ा? उसका हमने क्या बिगाड़ लिया इस सारे के अंदर? मैं मेरे ख्याल में वाहिद आदमी हूँ जिसने सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा वीलॉग के ऊपर उस शख्स की हरकत की मजम्मत की थी, उसको मलऊन करार दिया था और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है। मैंने लगभग 1 दर्जन के करीब वीलॉग्स हैं जो मैंने फ्रांस के और इस मलऊन जो है मैक्रॉन इसकी मजम्मत में किए हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फिर अब रियासत की ताकत तो ऐसे ही चलती है, उनका डंडा ऐसे ही चलता है और अब वो नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है। दूसरी एक और बात भी क्लियर कर दी, एक और बंदे को भी नहीं छोड़ने जा रहे वो। उनसे सवाल किया गया जहांगीर तरीन के बारे में, तो उनका जवाब सुन लें आप। उन्होंने कहा कि इन्होंने कार्टेल बनाकर चीनी महंगी की और आवाम को लूटा है। 1.25 साल में चीनी की कीमत को 26 रुपए फी किलो तक बढ़ा दिया है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क में 60-70 शुगर मिल के मालिकान जो हैं वो 150 अरब रुपए तक जमा कर लेते हैं। इनके खिलाफ अरबों की करप्शन के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। जब तक मुआशरे में सजा और जजा का निज़ाम नाफिज नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालात तब ही बेहतर होंगे जब ताकतवर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा, और हम ये कर रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। तो जहांगीर तरीन के लिए इमरान खान साहब ने वो 40 बंदों को चाहे अफ्तारी पे बुलाएं, चाहे 50 बंदों को बुलाएं, चाहे इमरान खान साहब की पूरी तहरीक इंसाफ को अफ्तारी पे बुलाएं और सारी तहरीक इंसाफ चली भी जाए, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि उनका कोई मूड नहीं है किसी भी किस्म का एनआरओ देने का, क्योंकि जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया तो फिर सबको देना पड़ जाएगा। ये बात कर लें क्लियर। तो इमरान खान साहब बड़े ज़ोरदार तरीके से आए हैं। एक उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने रियासत की रेट को चैलेंज किया और पुरतशद्दुद वाक़यात किए। मैं सबको नहीं कह रहा, यहाँ बड़े शानदार लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दिल से ये सोच कर निकले थे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए निकले हैं। इसके खिलाफ तो वज़ीर आज़म ने खुद आवाज़ उठाई, मैंने आवाज़ उठाई, सबने उठाई, लेकिन तोड़ फोड़ की, मार कुटाई की, अस्पतालों पे हमलों की, एम्बुलेंस पे हमलों की, लोगों की गाड़ियों के ऊपर हमलों की, इमलाक के ऊपर हमलों की, गरीब के रिक्शे के ऊपर हमले की इजाज़त आपको किसने दी?
आपने पुलिस वालों को कत्ल क्यों किया? डंडे मार मार के ज़मीन पे बिठा के आप कौन से नारे उनसे लगवाना चाहते हैं? क्या वो गैर मुस्लिम है? क्या वो कुफार है? वो तो नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान हैं सारे के सारे। एक और अहम खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है, और शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत हुई है इस पे अब बहुत सारे हल्के तो मुतमईन हैं। यानी आज मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत खुश होंगे इस ज़मानत से, आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत खुश होंगे इस ज़मानत से, हुकूमती हल्के जो हैं वो भी शायद खुश होंगे, क्योंकि मैंने शहबाज शरीफ साहब का जो केस पढ़ा है ना, उस केस के अंदर बचत तो नहीं है। कानून के मुताबिक अगर चला जाए तो चोरी पकड़ी गई है और बैंक अकाउंटों के ज़रिए से पकड़ी गई है, उसमें बचत तो नहीं है। हाँ, बचत सिर्फ एक सूरत में है, और वो सूरत अब निकल आई है। यानी आपको पता है पाकिस्तान में गिरफ्तारियां कैसे होती हैं और ज़मानतें कैसे होती हैं, तो इतना तो वो मार्जिन रहता है। तो शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो मरियम नवाज साहबा को, जब वो बाहर आने की उनकी खबर आई तो मैंने एक चीज़ नोट की कि सोशल मीडिया पे कोई वाहवाकारी नहीं हो रही थी। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के पास सोशल मीडिया बहुत कमज़ोर है। उन्होंने कभी अपना सोशल मीडिया बनाने की कोशिश ही नहीं की। उनका अपना सोशल मीडिया बहुत कमज़ोर है, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, कोई ट्वीट नहीं हो रही थी, कोई बात नहीं चल रही थी। फिर मरियम नवाज साहबा ने चंद घंटे गुजरने के बाद इस मामले को सोशल मीडिया के ऊपर उठाया, तो फिर एकदम शहबाज शरीफ साहब का जो है वो नैरेटिव और उनकी ज़मानत और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हुई। तो इसका मतलब है सोशल मीडिया पे भी पार्टी के साथ साथ मरियम नवाज का पूरा कंट्रोल है। अब ये कंट्रोल उनसे शहबाज शरीफ साहब वापस लेने की कोशिश करेंगे। हमजा शहबाज साहब भी बाहर मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बाहर मौजूद हैं। बेटा जो है वो पंजाब में अपोजिशन लीडर है, वालिद जो हैं वो वफाक में अपोजिशन लीडर हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए बेहतरीन माहौल है बाहर आने का, क्योंकि इस वक्त पीडीएम में भी लड़ाई हो चुकी है। फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे और मफाहमत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और वो सियासी तरीके से मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनके मुकदमात के अंदर अगर उनको सज़ा नहीं होती या वो लूट का पैसा बरामद नहीं होता तो फिर एहतसाब के नैरेटिव को दोबारा नुकसान पहुंचेगा। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने से अब सिर्फ पीडीएम में लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पीएमएलएन के अंदर भी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि बाहर निकले हुए शहबाज शरीफ इस्तीफ़ों के सख्त मुखालिफ हैं। और अब अगर मरियम नवाज साहबा मिन्नतें भी करेंगी पीएमएलएन के लोगों की, तो उनको ज़्यादा इस्तीफ़े नहीं मिलेंगे। ये अब एक नया चैलेंज है, ये अब एक बड़ा चैलेंज है। तो शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने से मुश्किलात उनके लिए बढ़ेगी। और एक आखिरी खबर आपको जाते जाते मैं दे दूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया है, मुबैना तौर पे उन्हीं के नाम से ये सर्कुलेट हो रहा है, मोहम्मद खुरासानी, तर्जुमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और ये जो उन्होंने पेपर जारी किया है, इसमें खादिम हुसैन रिजवी साहब और उनकी जमात के साथ इजहार हमदर्दी किया गया है, और उनको क्या गया है कि रियासत के ख़िलाफ़ आप डटे रहें। ये इदारे और ये हुकूमत किसी लिहाज से भी काबिल एतबार नहीं है, ये वादा खिलाफ़ी करते हैं और द्रोहगो हैं, झूठ बोलते हैं। इनके खिलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद ही मसले का हल है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा। उन्होंने कहा जी हम खून का हिसाब लेंगे। बात ये है कि ये तो दोनों फ़िरके ही बहुत मुख्तलिफ हैं। एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिसको इंडिया सपोर्ट करती रही है, वो इंडिया से पैसा लेकर पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक करते रहे हैं, और वो जिस फ़िरके को इस्तेमाल करते रहे हैं वो फ़िरका दरगाहों के ऊपर और मज़ारात के ऊपर अटैक करता रहा है, वहाँ पे आकर हमले करता रहा है। और ये लोग जो अब रियासत से लड़ रहे हैं, ये तो मज़ारात के ऊपर जाने वाले लोग हैं जिनके ऊपर अटैक होते रहे हैं। ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, एक दूसरे की ज़िद है दोनों फ़िरके। लेकिन आप ये देखें कि क्योंकि वो रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हैं और इस वक्त ये तशद्दुद रियासत मुखालिफ ग्रोहों को सूट करता है, तो उनके साथ जाकर खड़े हो गए। यहाँ से आप अंदाज़ा कीजिए कि इनकी लड़ाई दीन की नहीं है। मैं तहरीक तालिबान वालों की बात कर रहा हूँ। उनकी लड़ाई पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से और रियासत पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की सालमियत के साथ है। तो ये बात जो है वो जो लोग आशिक रसूल हैं उनको भी समझनी चाहिए, जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं उनको भी समझनी चाहिए, पाकिस्तान के इदारों को, और हम सबको भी इसको याद रखना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।